हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ फिजिक्स। तो बेटा आज हम लोग वेक्टर के प्रॉपर्टीज एंड टाइप्स ऑफ वेक्टर देखने वाले हैं। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम लोग ज़्यादातर चीज़ें आज डिफिनीशन एंड कुछ प्रॉपर्टीज जो है जो बार बार यूज आएगा पूरा फिजिक्स में उसको समझने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने आपको सिखाया था बेटा कि फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शन के हिसाब से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्केलर एंड वेक्टर। और वेक्टर हम उसको बोलते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, एज वेल एज वो क्या करे बेटा, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे। क्लियर है। उसके बाद हमने आपको बताया था कि एक वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन एरो से। उसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड हेड जो होता है बेटा, उसका जो लेंथ होता है वो मैग्नीट्यूड एंड हेड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्या बेटा, वेक्टर। तो शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल सिंपल लाइन है, ठीक है ना। आप ध्यान से समझिएगा, बार बार यूज होगा, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा समझने के लिए मतलब ये ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस डिफिनीशन टाइप के कॉन्सेप्ट है। क्लियर है। जैसे कि पहला प्रॉपर्टी, हैव ए यूनिक पोजीशन इन ए स्पेस। इसका मतलब ये क्या बोलना चाह रहे हैं बेटा कि जो वेक्टर होता है एक्चुअल में ये आपका पोजीशन इंडिपेंडेंट होता है। पोजीशन इंडिपेंडेंट होता है मतलब क्या है सर, कि मतलब आप कहीं भी एक फोर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कि ऐसा कुछ है कि एक मास है, ठीक है बेटा, एक मास है एम, इस पर कोई फोर्स लग रहा है, लेट अस अज्यूम 10 न्यूटन। सही है। तो जब हम इसकी स्टडी करेंगे, ठीक है ना, और मान लो कि नीचे क्या लग रहा है एम जी, और ऊपर क्या लग रहा है नॉर्मल, तो हमने इन सारे फोर्स को, यहाँ तीन टाइप के फोर्स लग रहे हैं, ठीक है ना, नॉर्मल, एक्सटर्नल एंड एम जी। तो इन तीनों टाइप के फोर्स को हमने यहाँ शो किया, ठीक है। बट आप चाहो तो इसका जब हम एफ बी डी पढ़ेंगे तो आप इधर भी रिप्रेजेंट कर सकते हो ऐसे कि इधर एम जी, ठीक है ना। तो आप कहीं भी रिप्रेजेंट कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ये वही चीज बताएगा जो यहाँ बता रहा था। यहाँ बता रहा था कि 10 न्यूटन इधर है, यहाँ भी रिप्रेजेंट किए तो बता रहा है कि 10 न्यूटन इधर है। तो हमारे लिए वेक्टर का जो मैटर करता है वो क्या करता है बेटा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो जब हम एनएलएम पढ़ेंगे, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, तो फोर्स को कहीं दूसरे जगह रिप्रेजेंट कर देंगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका मीनिंग वहां पर भी वही है, क्योंकि लेंथ आपका मैग्नीट्यूड बता रहा हो, डायरेक्शन डायरेक्शन। क्लियर है। तो पहला प्रॉपर्टी कि आप कहीं भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो ये पोजीशन इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर है। दूसरा प्रॉपर्टी बेटा कि शिफ्टिंग ऑफ ए वेक्टर, ठीक है ना। तो आप वेक्टर को क्या कर सकते हो बेटा, पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। इसका मतलब क्या सर, कि अगर कोई वेक्टर यहां है, समझिएगा, कोई वेक्टर यहां है, क्लियर है बेटा, यहां पर है ऐसे, ठीक है। अब इसका लेंथ कुछ है, मान लो कुछ भी लेंथ है, सही है। और इसका डायरेक्शन किधर है, अभी ईस्ट में, ये डायरेक्शन किधर दिखला रहा है, ईस्ट में दिखा रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूं एकदम पैरेलल, कुछ भी चेंज नहीं करूं, ऐसे, ठीक, ऐसे, सही है क्या बेटा। इसको इधर शिफ्ट कर दिया, एकदम पैरेलली शिफ्ट कर दिया, तो आप समझ पा रहे हो कि अभी भी लेंथ तो सेम ही है, लेंथ क्या है, सेम है, और डायरेक्शन अभी भी क्या है, ईस्ट। तो कोई फर्क नहीं होता है जब आप एक वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। सर इसका क्या फायदा होगा, देखो क्या फायदा होगा मैं बताता हूं। जब हम आगे पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर, ऐसे दो वेक्टर है, समझिएगा बेटा, ऐसे कितने वेक्टर हैं, दो, सही है। ऐसे दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और ये है एक वेक्टर बी, सही है। एंगल वेंगल थीटा है, ये दो वेक्टर है। तो मैं इस वेक्टर को, ये जो वेक्टर है ये वाला, मैं इसको ऐसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको पैरेलली शिफ्ट करेंगे तो ऐसे। तो यहां पर भी मैं क्या कर सकता हूँ, बी को ले जाके लिख सकता हूँ, ठीक है। तो हम शिफ्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं बताता हूँ कैसा एग्जाम्पल ले सकते हैं बेटा, समझना, ठीक है ना। ऐसे प्लीज, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका बच्चा वाई एक्सिस, समझिएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया कि ऐसे दो वेक्टर लिया, ठीक है, दो वेक्टर लिया, एक इधर 10 न्यूटन फोर्स, ठीक है, और एक इधर से लिया, एरो बेटा डायरेक्शन दिखलाता है, ध्यान से समझना, 20 न्यूटन, सही है। तो बेटा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लीज समझिएगा, ठीक है ना। ये आपका एक्स और ये वाई जो हो गए, ठीक, हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये 10 न्यूटन को ही रहने देते हैं, समझिए, ये 10 न्यूटन को हम यही रहने देते हैं। बट इस 20 न्यूटन को एकदम पैरेलली आगे शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब ऐसे, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सही है। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो। क्लियर है। तो दूसरा प्रॉपर्टी, मूविंग वेक्टर पैरेलली डज नॉट चेंज द वेक्टर।
सेम ही वेक्टर रहेगा, क्योंकि ना ही चेंज होगा डायरेक्शन, ना ही चेंज होगा मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जो रहने वाला है बेटा वो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। सही है, तो यू कैन स्लाइड द वेक्टर पैरेलली। क्लियर है बेटा? तो पहला चीज समझे कि पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता, कहीं भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी बेटा कि मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर, स्केलर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, समझना बेटा, स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सुनना क्या होगा कि अगर मान लो कि एक हमने वेक्टर लिया, ये ए वेक्टर, लेटर से अज्यूम कि ये फोर्स है 10 न्यूटन है। ठीक है, हमने इसको जो वेक्टर ए है, समझिएगा, जो वेक्टर ए है इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 स्केलर है। ठीक है, तो अब जो नया फोर्स हो जाएगा ये ईस्ट में है, ऐसा समझिएगा कि ईस्ट में है। ठीक है ना, तो अब जो नया फोर्स आएगा, क्लियर बेटा, स्केलर से मल्टीप्लाई किए 2 से, तो जो नया फोर्स आएगा ये एक्चुअल में अब कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन। बट अभी भी डायरेक्शन क्या है बेटा, सेम, सिर्फ क्या चेंज हुआ, मैग्नीट्यूड, मतलब लेंथ यहां बढ़ गया, मतलब यहां पर सिर्फ क्या हो गया, मैग्नीट्यूड आपका क्या हो गया, डबल। सही है, लेकिन आप ये समझिए डायरेक्शन भी सेम रहा। तो अगर हम किसी वेक्टर को क्या करते बेटा, मल्टीप्लाई करते स्केलर से, तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा। ठीक है, अगर ये वेक्टर जो लेमडा है यहां पर, समझिएगा कि अगर ये लेमडा क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, सही है ना, अगर आपने पॉजिटिव स्केलर से क्या किया बेटा, मल्टीप्लाई किया, तो ओनली मैग्नीट्यूड चेंज, ओनली क्या चेंज होगा, मैग्नीट्यूड। समझ रहे हो क्या, ओनली क्या चेंज होगा, मैग्नीट्यूड, नॉट डायरेक्शन। ठीक, बट अगर लेमडा निगेटिव हुआ, समझिएगा लेमडा क्या हुआ, निगेटिव, तो इस केस में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चेंज होगा, इवन डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स। क्या हो जाएगा बेटा, रिवर्स। तो अगर आप किसी वेक्टर में स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो, मतलब 2 4 -2 से मल्टीप्लाई करते हो, तो अगर पॉजिटिव है तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा, लेकिन अगर निगेटिव है, जैसे इसमें हम मल्टीप्लाई किए होते, ठीक है ना बेटा, जैसे -2 से, तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता, और ये जो फोर्स होता है कितना न्यूटन का हो जाता है, 20 न्यूटन का। लेकिन अब डायरेक्शन किधर होता है बेटा, अब डायरेक्शन हो जाता है आपका वेस्ट। सही है, तो ये एक प्रॉपर्टी है कि व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाई स्केलर ए रियल नंबर, द रिजल्ट इज न्यू वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज स्केल्ड बाय द स्केलर एंड हुज डायरेक्शन मे रिमेन द सेम। रिमेन द सेम कब रहेगा, जब स्केलर पॉजिटिव होगा, और रिवर्स कब हो जाएगा, जब निगेटिव होगा। तो जब हम वेक्टर में स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगा, अगर आपका मल्टीप्लाई करने वाला पॉजिटिव है, और नेगेटिव है तो क्या है बेटा, रिवर्स हो जाएगा। तो आई होप आपको तीसरा प्रॉपर्टी समझ आ गया। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि एक वेक्टर चेंज कब होता है, ठीक है ना, चेंजिंग ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर चेंज होने का मेन जो कारण है, कोई एक मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और बोथ चेंजेस। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कोई चेंज हो जाए, जैसे कि ये वेक्टर है, ये 10 न्यूटन है, ठीक है ना, फोर्स इक्वल टू कितना है, 10 न्यूटन। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 10 न्यूटन, तब ये दोनों वेक्टर सेम नहीं है, ये दोनों वेक्टर अब सेम नहीं है, ये F1 है और ये मान लो F2 है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन क्या अलग, तो वेक्टर चेंज हो गया। तो अगर वेक्टर का डायरेक्शन चेंज कर दिया तो वेक्टर चेंज हो गया। वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जैसे ये 10 न्यूटन है, हमने क्या किया कि इसको 20 न्यूटन कर दिया, तो ये F3 हो गया, और यहाँ पर F3 और F2 और F1 सेम नहीं है। क्यों नहीं है, इनका मैग्नीट्यूड अलग हो गया। तो कोई भी चीज अगर आप चेंज कर दिए, किस में से, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और दोनों में से, या दोनों को कर दिए, तो वेक्टर चेंज हो गया। तो वेक्टर चेंज होने का मतलब कोई एक चेंज कर दो। ठीक है, तो वेक्टर चेंज कब होता है, मैं बोलूं फोर्स विल चेंज, ठीक है ना, क्यों, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी चेंज कब होगा, अगर आपने चेंज कर दिया, क्या चेंज कर दो मैग्नीट्यूड, तो फोर्स चेंज हो जाएगा। दूसरा, चेंज इन डायरेक्शन, तो ये चेंज हो जाएगा, या आप बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज कर दो तब भी चेंज हो जाएगा, कोई एक चेंज हो रहा है तो। ठीक है,
और कोई चीज चेंज हो रहा है तो क्या हो जाएगा बेटा, नॉन यूनिफॉर्म। इसका क्यों जरूरत है, क्योंकि ये हमें बहुत ज्यादा यूज आने वाला है बेटा काइनेमेटिक्स में, सर्कुलर मोशन में। आपको एक समझाता हूँ छोटा सा एग्जांपल से, कि सर्कुलर मोशन कोई कर रहा है, समझिएगा कि कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसे सर्कल में घूम रहा है, ठीक है बेटा, सर्कल में से घूम रहा है, ठीक है ना, 5 मीटर पर सेकेंड से, सही है। तो अगर देखो तो यहाँ भी स्पीड इसका 5 मीटर पर सेकेंड है, तो स्पीड तो स्केलर है, बट अगर वेलोसिटी की बात करो तो यहाँ पर वेलोसिटी इधर होगी, यहाँ पर वेलोसिटी इधर होगी, यहाँ पर वेलोसिटी इधर होगी, तो एक्चुअल में वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इस केस में मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये समझ में आया कि इस केस में हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी वेरिएबल है, मतलब वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी इस केस में क्या है बेटा, वेरिएबल है, नॉन यूनिफॉर्म है, सही है, क्या है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म। तो अगर वेक्टर को ये डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है तो मानेंगे कि चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी करेगा तो मानेंगे कि चेंज हो रहा है, क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, रोटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है बेटा। जब आप वेक्टर को एक रोटेट करते हो तो क्या होता है, सुनिएगा, ये मान लो कि आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, एक वेक्टर आपके पास ये वाला है, सही है। अब ये यहां पर था मान लो θ1, आपने इसको रोटेट कर दिया, इधर लाए तो इसको रोटेट किए इधर θ2 से, तो जब हम रोटेट किए, ठीक है ना बेटा, तो रोटेट किए तो लेंथ चेंज होगा क्या एरो का, तो लेंथ तो सेम ही रहा, लेंथ सेम रहा, लेंथ क्या रहा बेटा, सेम, आफ्टर रोटेशन लेंथ क्या रहा, सेम, मतलब मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। मतलब एक वेक्टर को हम जब रोटेट करेंगे, ठीक है ना, रोटेटिंग अ वेक्टर बाय एन एंगल अदर देन 360 डिग्री, अदर देन 360 डिग्री या उसका मल्टीपल, ठीक, विल चेंज इट डायरेक्शन नॉट मैग्नीट्यूड, ठीक। तो एक स्टेटमेंट आया कि वेक्टर को रोटेट करने से क्या चेंज होता है, तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, डायरेक्शन के बारे में आप कमेंट नहीं कर सकते हो, अगर 360 डिग्री होगा तो वापस वहीं आ जाएगा, सही है। तो अगर एंगल 360 डिग्री नहीं है, उसका मल्टीपल नहीं है, तो वेक्टर का क्या चेंज होगा, डायरेक्शन। मतलब वेक्टर को जब हम रोटेट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होगा बेटा, डायरेक्शन। अगर 360 डिग्री से कर दिए तो वो भी नहीं होगा, क्लियर है। तो रोटेशन ऑफ द वेक्टर से डायरेक्शन चेंज होगा, क्लियर है। तो ये आपका पांचवा प्रॉपर्टी हुआ। नेक्स्ट बेटा एक सवाल देखते हैं, उन्होंने बोला कि वेक्टर इज नॉट चेंज, वेक्टर चेंज कब नहीं होगा, ठीक है, नॉट चेंज। तो पहला ऑप्शन बोला जा रहा है कि इट इज रोटेटेड थ्रू ए आर्बिट्री एंगल, तो एंगल से रोटेट करोगे तो वेक्टर तो चेंज हो जाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। इट इज मल्टीप्लाई एन आर्बिट्री स्केलर, स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तब भी चेंज हो जाएगा, ठीक। इट इज ए क्रॉस मल्टीप्लाइड बाई यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तब भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या देता है, डायरेक्शन, आगे पढ़ने वाले हैं। जब हम उसको पैरेलल स्लाइड करेंगे तो चेंज नहीं होता, तो आंसर आपका क्या हो गया, फोर्थ, क्लियर क्या बेटा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6, ठीक है ना, कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे देखते हैं, यहीं से आपका टेक्निकली बेटा वेक्टर शुरू होता है, ठीक है ना, कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे देखते हैं। तो एंगल बिटवीन अगर टू वेक्टर्स आपको देखना है तो सिंपल रूल है कि एक वेक्टर ये है, ठीक है बेटा, चलो वेक्टर वेक्टर बनाते हैं थोड़ा। एक वेक्टर ये है, सही है, एक वेक्टर ये है, क्लियर है, ठीक है। दूसरा वेक्टर इधर कहीं है, सही है। अब इन दोनों के बीच हम एंगल निकालना है, हमें इन दोनों के बीच क्या निकालना है बेटा, एंगल। तो हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक। पहला तरीका यही कि इनके टेल को टेल से मिला दो, ताल से ताल मिला, है ना, टेल से टेल को क्या कर दो, मिला दो। तो जब हम इनके टेल से टेल को मिलाएंगे तो एक तो ऐसे ही रहेगा और दूसरा बेटा आपका आ जाएगा इधर से, चलिए ये टेल से टेल मिला दिए। जब टेल से टेल मिलाए तो यहां पर दो एंगल बना, एक ये, सही है, और एक ये भी बना। तो इन दोनों में से जो छोटा एंगल होगा उसी को हम बोलते हैं एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज द स्मॉलेस्ट एंगल, ये काम का चीज है, स्मॉलेस्ट एंगल फॉर्म्ड व्हेन दे आर प्लेस्ड टेल टू टेल और हेड टू हेड, हेड टू हेड भी कर सकते हो, ठीक है ना, बट हमेशा हम टेल टू टेल ही बात करेंगे, क्लियर क्या बेटा। तो अगर ऐसा कोई दो वेक्टर है, प्लीज एग्जांपल समझिए, एक वेक्टर ये है ए,
सही है बेटा, और एक वेक्टर है ये बी, ठीक है। अब ये एंगल हमने बोल दिया कि 330 डिग्री है, तो बेटा ये एंगल कितना होगा आपका 30 डिग्री। तो कौन सा एंगल लोगे, देखो दोनों वेक्टर का टेल से टेल मिला हुआ है तो छोटा वाला एंगल, तो यहाँ एंगल बिटवीन द वेक्टर क्या लेंगे हम लोग 30 डिग्री, क्या लेंगे 30 डिग्री। समझ आ गया बेटा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज गए तो प्लस, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता, एक वेक्टर ए एक वेक्टर बी, सही है, और ये एंगल आपका 120 डिग्री है, सही है। तो एंगल कौन होगा बेटा, इन दोनों के बीच एंगल जो छोटा वाला बन रहा है, मतलब यहां एंगल बिटवीन वेक्टर क्या हो गया 120 डिग्री। टेल से टेल मिलाएंगे और छोटा वाला जो होगा उसी को हम क्या मान लेंगे एंगल। और भी एग्जांपल देंगे कुछ अच्छे, ठीक है ना। सुनना बेटा, प्यार से सुनना, ठीक है। ऐसा है एक्स है और ये वाई है, एक वेक्टर इधर है, ठीक है, ये वेक्टर ए है, सही है, और एक वेक्टर इधर है, ये वेक्टर बी है। ये एंगल इसके साथ बना रहा है 30 डिग्री और ये एंगल इसके साथ बना रहा है 30 डिग्री, और इसको हम वेक्टर बी बोल रहे हैं। तुमसे पूछा गया फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, सही है। सब लोग बेटा इधर देखो बोर्ड पे, दोनों वेक्टर के बीच एंगल निकालना है, तो क्या करोगे। तो बच्चा क्या करता है कि ऐसे ही दिमाग लगाता है, हमें एंगल अगर दोनों वेक्टर के बीच चाहिए, हमें अगर एंगल दोनों वेक्टर के बीच चाहिए तो टेल से टेल मिलाएंगे, तो इसका टेल ओरिजिन पे है तो ये तो ऐसे ही रहेगा। तुम्हारा ए वेक्टर जो कितना एंगल बनाया है 30 डिग्री, सही है। कितना एंगल बनाया है 30 डिग्री। अब देखो इसका टेल और इसका हेड जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एक्चुअली में कौन जुड़े हुए हैं टेल से हेड, सही है। तो हमें तो एंगल के लिए तो हेड से हेड चाहिए तो टेल से टेल, तो इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं ऊपर। तो जब हम ऊपर इसको शिफ्ट करेंगे तो ये ऐसा कुछ आएगा, दिस इज द वेक्टर बी। अब देखो ए और बी का टेल से टेल मिल गया कि नहीं, बिल्कुल मिल गया सर। ए और बी का क्या मिल गया टेल से टेल मिल गया, अरे आना तो बोलो, टेल से टेल मिल गया ये बी वेक्टर से, सही है। तो एंगल कैसे देखेंगे, ये 30, इसको हमने आगे बढ़ाया, प्लीज बेटा हमने इसको आगे बढ़ाया तो ये 30, तो ये भी 30, तो ये भी एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। अच्छा ये एंगल कितना डिग्री है 60 डिग्री, मतलब यहाँ पर ए और बी के बीच एंगल कितना आ गया बेटा, छोटा वाला यही तो एंगल लेंगे, तो यहाँ एंगल बिटवीन ए एंड बी जो आ गया कितना आ गया बेटा 90 डिग्री। समझ आया कितना आ गया 90 डिग्री, क्लियर है क्या। तो ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे और देखो एक और कराते हैं, एक ये भी सवाल पूछ लेते हैं कि ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है ना। एक्स के साथ F1 ऐसा है, ये दिया हुआ है सवाल में कि F1 है, सही है, ये एंगल 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। दूसरा एक अलग से डायग्राम और दे दिए, ठीक है बेटा, ये पहला डायग्राम दिया है ए, ठीक है। ऐसे आपको एक और डायग्राम दे दिया बी, ये एक्स है ये वाई है और ये आपका क्या है बेटा F2 है, समझना ये वेक्टर क्या है F2 है 10 न्यूटन, चाहे F2 ही रहने दो ना, 10 न्यूटन क्या F2 है, और ये एंगल यहाँ 30 बना रहा है, ठीक। और आपसे पूछा कि फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर F1 एंड वेक्टर F2। तो ऐसे सवाल जब आ जाएंगे बेटा कि एंगल निकालना है, तो ये तो दोनों दूर दूर है, तो इनको एक साथ रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इसका तरीका जो होगा सॉल्व करने का बच्चों, आप क्या करोगे ऐसा x और ऐसा क्या होगा बेटा y, सही है। आई होप आप एंगल बिटवीन वेक्टर निकालना सीख रहे हैं, ठीक है, कि कैसे निकालते हैं, टेल से टेल मिलाते हैं और एंगल देखते हैं, ठीक। तो बेटा अगर F1 को ध्यान से देखा जाए, ठीक है, तो F1 इधर है, सही है, और F2 इधर है, सही है, इधर कहीं, ध्यान से सुनना। ये एंगल कितना दिया बेटा, ये एंगल 60 डिग्री, सही है। अच्छा ये एंगल कितना दिया है 30 डिग्री, सही है। तो अगर ध्यान से देखो तो ये 30 तो ये भी 30, मतलब एक दूसरे के क्या ही है अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब इनके बीच का एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, क्लियर क्या बेटा। तो ऐसे हम लोग एंगल निकाल सकते हैं। चलिए एक सवाल देखते हैं, ठीक है।
यहाँ पर क्या पूछा, फाइंड द एंगल बिटवीन ईच वेक्टर। तो हाउ मेनी वेक्टर इज देयर, ए बी सी, 3 वेक्टर है, तीनों के बीच हमें एंगल निकालना है, तो तीनों को टेल से टेल मिलाना पड़ेगा। ठीक, तो अपने को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्यों नहीं आने वाली है, क्योंकि हमें पता है कैसे निकालना है। ठीक है, तो एंगल निकालते हैं बेटा। कितना लोग को दिखा कि इधर वाला कौन सा है, ए वेक्टर इधर है, क्लियर क्या बेटा। उसके बाद अगर ध्यान से देखो तो इधर कौन सा वेक्टर है, सी, सही है, सी वेक्टर है। ये थोड़ा सा गड़बड़ किया क्योंकि इसका हेड इधर है, इसको हम आगे शिफ्ट करेंगे। तो जब हम इसको आगे शिफ्ट करेंगे बच्चों, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये कैसा कुछ आएगा, एकदम ही बीच में आएगा, इधर कहीं आएगा। दिस इज द बी, और ये एंगल कितना है, 45। ठीक है, अच्छा ये एंगल कितना लोगों को दिखा बेटा कि ये 20 है, तो ये एंगल कितना होगा, 80 डिग्री। सही है। अब समझने वाली बात है कि ये रेड वाला कितना बना रहा है, 60, ये वाला 60 बना रहा है, मतलब ये एंगल 30 है। चलिए, तो अब एंगल निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले एंगल निकालते हैं ए एंड बी के बीच। तो ए एंड बी के बीच एंगल निकालना है, तो बेटा क्या सबका टेल से टेल मिला हुआ है, ये सर टेल से टेल मिला हुआ है। तो ए एंड बी के बीच जब हम एंगल निकालेंगे, तो ए कहाँ, ये, बी कहाँ, ये, तो ये एंगल होगा इनके बीच का। अब समझने वाली बात है कि ये 30, ये पूरा कितना है बेटा, 60, तो ये बचा हुआ कितना हो गया, 15, मतलब एंगल ए एंड बी के बीच कितना डिग्री है, 15 डिग्री। सही है बच्चों, क्लियर है क्या। ऐसे ही अगर हम बात करें, ठीक है ना, दूसरा किसके बीच, बी एंड सी, तो आपको दिखाई दे रहा होगा बी एंड सी, बी कहाँ है, ये वाला, और सी ये, तो ये पूरा एंगल लेना पड़ेगा। अब देखो ये 45, तो ये 45, अब ये 45, तो ये कितना है 20, तो 65, तो बी एंड सी के बीच एंगल कितना है बच्चों, 65। आई होप आपको एंगल निकालने आ रहा होगा। ऐसे ही आप अगर ए एंड सी के बीच निकालो, तो आपको दिखाई देगा ए और सी, ये 30 और ये 20, कितना आ गया बेटा, 50 डिग्री। तो हम ऐसे वेक्टर के बीच एंगल निकाल सकते हैं बाय एडिंग टेल टू टेल। सही है क्या बेटा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, अब बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ वेक्टर का। हमने प्रॉपर्टीज देख लिया, अब बात किसका करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर का। तो पहला टाइप्स इक्वल वेक्टर। ठीक है बेटा, तो दो वेक्टर को इक्वल कब बोलेंगे, जब दोनों एक ही हो। ठीक है, तो कंडीशन इसका 3 है कि दो वेक्टर ए एंड बी अगर वेक्टर क्या बोला जाए, इक्वल है, मतलब वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी है, इसका मतलब ये हुआ कि दे हैव सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, दे हैव क्या बेटा, सेम मैग्नीट्यूड, मतलब यहां से हमें क्या होना चाहिए कि ए और बी की मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए। सही है। दूसरा डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और तीसरा कंडीशन ये भी है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी भी होनी चाहिए। सही है। तो बच्चों को लगता है कि दो वेक्टर सेम होने के लिए खाली मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैं बोलूँ 10 न्यूटन और 10 मीटर पर सेकेंड, एक वेलोसिटी और एक क्या है बेटा, फोर्स है, तो दो अलग फिजिकल क्वांटिटी को तो हम कंपेयर कर ही नहीं सकते, यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़े। तो ये तीन चीज सेम होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, सेम डायरेक्शन होना चाहिए, सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए। मतलब इक्वल वेक्टर इक्वल तभी है जब सब कुछ सेम है। क्लियर है। तो इक्वल वेक्टर का तीनों सेम होगा तभी इक्वल बोलेंगे, मतलब उसका एरो का लेंथ, एरो का डायरेक्शन, ये दोनों वेक्टर अगर सेम है तो दोनों एक ही है, दोनों का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन और सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर। नेक्स्ट टाइप देखते हैं बेटा। अच्छा एक सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू फॉर इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, तो कौन सा ट्रू है, दे आर पैरेलल टू सेम लाइन, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है ना, पैरेलल होने से काम नहीं बनेगा। ठीक है ना, दे हैव द सेम डायरेक्शन बट नॉट द सेम, गलत। दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये सही है। दे हैव द सेम इनिशियल पॉइंट, गलत। ठीक है, तो इक्वल वेक्टर मतलब डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए, इट इज कॉमन सेंस। क्लियर है। बट ये चारों ऑप्शन में बेस्ट ऑप्शन वही है, तो उसी को चूज करेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है ना, पैरेलल वेक्टर। तो दो वेक्टर को हम पैरेलल तब बोलते हैं जब दोनों के बीच क्या हो बेटा, एंगल 0 डिग्री। क्या हो बेटा, 0 डिग्री। तो दो वेक्टर पैरेलल कब होगा, जब दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री। जरूरी नहीं है कि दोनों बराबर ही हो। ठीक है बेटा, ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों जो वेक्टर है ए बी सी, ए बी सी एक दूसरे के क्या है बेटा, पैरेलल वेक्टर है। क्या बेटा, पैरेलल वेक्टर, मतलब ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी और बी इज पैरेलल टू सी।
एक दूसरे के क्या है ये पैरेलल, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा बेटा 0 डिग्री। तो अगर दो वेक्टर के बीच एंगल 0 डिग्री है तो दे आर कॉल्ड पैरेलल, तो इनको बोलते हैं पैरेलल वेक्टर। ठीक है, तो इक्वल वेक्टर हमेशा पैरेलल वेक्टर होगा, लेकिन पैरेलल वेक्टर हमेशा इक्वल वेक्टर होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि इक्वल वेक्टर हमेशा पैरेलल होगा, लेकिन पैरेलल वेक्टर हमेशा इक्वल नहीं होगा। एक में लगेगा में और एक में लगेगा मस्ट। सही है बेटा, तो पैरेलल वेक्टर हमेशा इक्वल होगा ऐसा जरूरी नहीं है, बट इक्वल वेक्टर हमेशा पैरेलल होगा ये एकदम ही जरूरी है। क्लियर बेटा, तो आपको पैरेलल वेक्टर समझ आया। नेक्स्ट एंटी पैरेलल वेक्टर, सेम ही डिफिनीशन है, खाली एंगल चेंज हो जाएगा, मतलब एक इधर तो एक इधर। अगर ऐसे वेक्टर तो इसको क्या बोलेंगे बेटा हम लोग एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर मतलब ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया। ठीक, एंटी पैरेलल वेक्टर मतलब एंगल कितना 180 डिग्री। सही है, तो अगर अपोजिट है, ठीक है ना, और एंगल 180 डिग्री है तो इसको हम बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर व्हेन बोथ हैव अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर क्या बेटा, पैरेलल वेक्टर मतलब सेम डायरेक्शन, एंटी पैरेलल मतलब अपोजिट डायरेक्शन। इट इज कॉमन सेंस। ठीक है, इस पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट निगेटिव वेक्टर, तो निगेटिव वेक्टर किसको बोलते हैं बेटा, ध्यान से समझिएगा कि एक ये वेक्टर है और एक और वेक्टर है, ठीक है, जो कि इसके बराबर है और अपोजिट है। बराबर एंड क्या है अपोजिट, मतलब यहां पर वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी ये है, दोनों के बीच एंगल कितना है बेटा 180 डिग्री, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम, मतलब दोनों वेक्टर का लेंथ सेम है बट एंगल क्या है अपोजिट, तो इसको हम बोलते हैं निगेटिव वेक्टर। when one vector is supposed to be negative of another vector if they have equal magnitude with opposite direction, तो इसको बोलेंगे निगेटिव वेक्टर। मतलब यहां हम लिख सकते हैं कि वेक्टर ए इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी। सही है बेटा, इसको हम बोलेंगे निगेटिव वेक्टर। ये एंटी पैरेलल वेक्टर का स्पेशल केस हो गया। तो निगेटिव वेक्टर इज ऑलवेज एंटी पैरेलल, बट एंटी पैरेलल वेक्टर इज निगेटिव वेक्टर ऐसा हम नहीं बोल सकते। क्लियर क्या बेटा, चलिए नेक्स्ट कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर किसको बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। टू वेक्टर्स आर कॉल्ड कोलिनियर इफ दे लाई अलोंग द सेम लाइन और पैरेलल लाइन। सही है, पैरेलल लाइन। एक और इसमें ऐड करेंगे, मतलब ये जितने भी वेक्टर है ऐसे, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ठीक, ऐसे अपोजिट में भी हो, ठीक है, या समझ आए अपोजिट में भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक, ऐसा हो, ठीक है, या ऐसा हो, क्या ही कर रहे हम, ठीक है, ऐसा हो मतलब एक इधर, अरे इधर से ऐसा हो, ठीक है, तो दे आर और कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर किसको बोलते हैं आप ऐसे समझिए कि जितने भी पैरेलल और एंटी पैरेलल जो वेक्टर है वो कोलिनियर है। मतलब कोलिनियर वेक्टर मतलब एंगल या तो 0 डिग्री या तो 180 डिग्री, एक लाइन पे हो या पैरेलल लाइन पे हो, तो ये सब एक दूसरे का क्या है कोलिनियर वेक्टर है। अगर मैं इसको बोलूँ ए, ये बी, ये सी, ये डी, तो ये सब क्या है बेटा कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब हम लोग बोलते हैं जो पैरेलल हो और एंटी पैरेलल हो, ऐसे समझिए, सेम लाइन पे हो, क्लियर है, या पैरेलल लाइन पे हो, ठीक, तो ये सब क्या है बेटा कोलिनियर वेक्टर है। मतलब एंटी पैरेलल पैरेलल वेक्टर को हम कोलिनियर बोलते हैं, ये समझ आना चाहिए। को इनिशियल वेक्टर, ये समझिए, को इनिशियल वेक्टर किसको बोलते हैं बेटा कि शुरुआत सबकी एक जगह से हो। शुरुआत सबकी क्या हो बेटा एक जगह से हो, कितने बड़े हैं कितने छोटे हैं इससे हमें मतलब नहीं है, सारे वेक्टर का शुरुआत कहां से हो एक ही जगह से, तो उन सारे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं बेटा आपका कोलिनियर बोलते हैं। रुक जा, ठीक, क्या बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर, सॉरी। तो ये सारे वेक्टर क्या है बेटा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है सेम, अगर स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाए सेम तो उसको हम बोलते हैं बेटा आपका क्या को इनिशियल वेक्टर। वेक्टर स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट इज नोन एज
को इनिशियल वेक्टर। तो ये छोटे छोटे डिफिनीशन है, आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्थोगोनल वेक्टर। सिंपल है, ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है बेटा, 90 डिग्री। अगर दो वेक्टर क्या हो बेटा, 90 डिग्री पे हो, तो इन सबको क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर। सीधा हो जा भाई, ठीक। क्या बोलते हैं, बी बीस की तो ठीक है, क्या बोलते हैं, अरे यार हाँ ठीक है, कुछ भी है, छोड़ो यार। ओ उल्टा क्यों, ये देखो, ये अगर एंगल क्या हो गया बेटा 90 डिग्री, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर, ठीक है ना। अगर दो वेक्टर के बीच एंगल कितना हो 90, तो दे आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर। क्लियर क्या बेटा, तो ये छोटे छोटे डिफिनीशन है, पैरेलल, एंटी पैरेलल, निगेटिव, इक्वल, ऑर्थोगोनल, क्लियर है, कोइनिशियल। ऐसे होता है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर क्या है बेटा, समझिएगा, कोशिश कर रहे हैं समझाने को आपको। कोप्लेनर वेक्टर ऐसा समझिए कि एक कोई प्लेन है ये, और ये सारे के सारे वेक्टर क्या है, इसी प्लेन में है। एक इधर है ए, एक इधर ही है बी, ठीक है, इधर है सी। तो अगर सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। क्या बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर। क्लियर क्या बेटा, तो ये कोप्लेनर वेक्टर होते हैं जो सेम प्लेन में होते हैं, ठीक। छोटे छोटे डिफिनीशन है, ठीक है ना। कॉन्कुरेंट वेक्टर्स, ठीक है, इसके नाम से ही पता चलता है क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर सारे वेक्टर एक ही पॉइंट से क्या करे बेटा, एक ही पॉइंट पे अप्लाई किए जाए, ठीक है ना। मतलब इस पॉइंट पे इसको F1 को भी अप्लाई कर दिए, F2 को भी अप्लाई कर दिए, F3 को भी अप्लाई कर दिए, तो ये तीनों क्या है बेटा, F1 F2 यहाँ पर क्या है एंड F3, इनको हम बोलेंगे कि ये कॉन्कुरेंट है, एक जगह पे लग रहे हैं, सही है। तो अगर इसका डिफिनीशन की बात किया जाए, तो कॉन्कुरेंट वेक्टर वेक्टर दैट एक्ट एट द सेम पॉइंट, सेम पॉइंट पे अगर लग रहे हैं बेटा, तो उनको क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट वेक्टर, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ देयर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो एक ही जगह पे जो लग रहा है, सब लोग मिलके एक ही आदमी पे फोर्स लगा रहा है, मतलब दे आर कॉन्कुरेंट, एक ही जगह लगा रहे हैं, ठीक है ना बेटा। चलिए, तो ये हो गया कॉन्कुरेंट वेक्टर। नेक्स्ट डिफिनीशन, जीरो और नल वेक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिए कि जीरो और नल वेक्टर का नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, ठीक है ना। तो अगर किसी का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, जीरो, बट वो वेक्टर क्वांटिटी, जैसे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, सही है, इज 0 मीटर पर सेकेंड, तो इसको हम बोलते हैं बेटा नल वेक्टर। क्या बोलते हैं, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। इसके पास कोई मैग्नीट्यूड नहीं, लेकिन है तो वेक्टर, ठीक, और इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, तो इसको हम बोलते हैं नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। क्लियर है बेटा, जिसके पास जीरो मैग्नीट्यूड हो और कोई डायरेक्शन ना हो। जैसे एक ब्लॉक पे आपने इधर से 10 न्यूटन लगाया और इधर से भी 10 न्यूटन लगाया, तो टेक्निकली बेटा आपको समझ आ गया कि इस पर नेट फोर्स कितना आ गया, नेट फोर्स कितना आ गया, जीरो। नेट फोर्स जीरो आ गया, मतलब वेक्टर क्या बोलेंगे इसको, नल फोर्स आया, नल वेक्टर आया, सही है बेटा, सही है, तो ये नल वेक्टर। क्लियर है, तो सारा डिफिनीशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। बोर मारता है बच्चों को ये देखने में, बट ये काम का चीज है, ठीक है ना। ये टाइप्स ऑफ वेक्टर है, ठीक है ना, ये अच्छी चीज है, एक्सियल वेक्टर। तो दो टाइप के वेक्टर टेक्निकली होते हैं, एक होता है बेटा पोलर वेक्टर, तो बाकी सब पोलर वेक्टर है, सही है ना। बाकी सब क्या है बेटा, पोलर वेक्टर, बाकी सब, ठीक है। तो एक्चुअल में एक्सियल वेक्टर को हम लोग सूडो वेक्टर भी बोलते हैं। तो ये बात ध्यान रखना कि एक्सियल वेक्टर और सूडो वेक्टर क्या है, सेम वर्ड है, ठीक है ना। और ये अलग टाइप के वेक्टर होते हैं क्योंकि इनका डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ होता है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना, प्लीज आप समझिएगा कि एक प्लेन है, ठीक है, ऐसा एक प्लेन है, ठीक है, और इसके अंदर एक ऐसे कोई चीज है जो घूम रही है ऐसे, ठीक है, कोशिश, ठीक है, और इस पे ऐसे घूम रही है, तो इसका ऐसे घूम रही है, तो इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा ये होगा, ठीक है ना, ये होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऐसे घूम रही है। तो इस केस में ये इस प्लेन में था, ठीक है ना, ऐसे घूम रही है, तो ये डायरेक्शन लेते हैं, तो जिसका डायरेक्शन हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन के लॉन्ग लेते हैं, ठीक है ना बेटा, उसको हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। उसके एग्जाम्पल कौन कौन से, उसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, ठीक है ना। द वेक्टर विच रिप्रेजेंट रोटेशन इफेक्ट एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन in accordance with the right hand screw rule are called axial vector, ठीक है। एग्जाम्पल इसका कौन कौन है बेटा, एग्जाम्पल समझना, ठीक है ना, बहुत बात पूछा जाता है। तो ये एक्सियल का एग्जाम्पल कौन कौन है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से शुरू करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये बेटा एक्सियल वेक्टर है, तो इसका हमेशा डायरेक्शन ऐसा आएगा ऊपर, सही है। ऐसे ही एंगुलर वेलोसिटी,
एंगुलर वेलोसिटी, जो भी एंगुलर वाले हैं ना ये जनरली एक्सियल वेक्टर होते हैं, इनके पास डायरेक्शन होता है कि इधर अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। उसके अलावा एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है बेटा, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना, जब हम पढ़ेंगे तो इनका डायरेक्शन हमेशा हम लोग निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से। कैसे निकालते हैं बेटा? क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर में पढ़ने वाले हैं, तो इसका डायरेक्शन हमेशा एक्सिस के अलोंग होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सियल वेक्टर या बोलते हैं सूडो वेक्टर। क्लियर क्या बेटा? तो ये आपका हुआ एक्सियल वेक्टर। नेक्स्ट यूनिट वेक्टर, ठीक है ना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, यहाँ हम लोग टाइम देने वाले हैं, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या देता है बेटा? यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर दैट हैज ए मैग्नीट्यूड ऑफ 1 यूनिट, मतलब यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होने वाला है, कितना होने वाला है बेटा? ये होने वाला है 1 यूनिट एंड पॉइंट इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो टेक्निकली हमें यूनिट वेक्टर क्या देता है बेटा? डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर का काम है क्या देना बेटा? डायरेक्शन। सही है। आपको बताते हैं यूनिट वेक्टर क्या होता है, ठीक है ना। तो लेट एक वेक्टर अगर ए है तो इसके यूनिट वेक्टर को, ठीक है ना, ए का यूनिट वेक्टर को हम लोग बेटा रिप्रेजेंट करेंगे ए कैप से। कितना से करेंगे? ए कैप से। ए कैप क्या बता रहा है? ए कैप बता रहा है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। समझ आया? क्या बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो ए इज द यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू होती है, ये यूनिट वेक्टर जो होता है बेटा ए कैप, ये होता है गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? यूनिट वेक्टर। तो किसी भी चीज के यूनिट वेक्टर निकालना है तो आप क्या करोगे? उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दोगे, तो डेट विल बी द यूनिट वेक्टर, और ओ ए का क्या बताएगा बेटा? डायरेक्शन। तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड यूनिट वेक्टर। ऐसा क्यों होता है वो भी हम समझ सकते हैं कि मान लो एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि अगर मैं बोलूं कि 5 न्यूटन फोर्स है ईस्ट में, अभी मैं आई कैप जे कैप लाने वाला हूं ईस्ट में, तो अगर मैं इसका डायरेक्शन दिखाना चाहता हूं तो हम क्या करेंगे कि इस 5 न्यूटन को 5 से डिवाइड करेंगे, तो क्या बच जाएगा बेटा? आपका ईस्ट बच जाएगा। 5 से 5 कट गया, मतलब फोर्स किधर लग रहा है? ईस्ट में। इसीलिए हम लोग वेक्टर को क्या से डिवाइड कर देते हैं? उसके मैग्नीट्यूड से। तो उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा बच्चों? 1 होगा। क्लियर है? थोड़ा सा चैप्टर शुरू हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म एंड मैग्नीट्यूड, दो चीजें अभी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए कार्टेशियन फॉर्म मतलब हमारे पास 3 एक्सिस होने वाली है, ठीक है ना, आपका एक्स वाई जेड। सही है बेटा? या आप ऐसे समझिए कि ये हो गया हमारा ईस्ट, वेस्ट, ये हो गया बेटा आपका नॉर्थ, और ये हो गया आपका साउथ। प्लीज ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर कुछ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या किया कि यूनिट वेक्टर, ठीक है ना, अलोंग एक्स एक्सिस, सही बेटा, को डिनोट किया हम लोग आई कैप से, ठीक है ना। मैथ वाले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस कर रहे थे, क्लियर है। फिजिक्स वाले बोले कि हम एक्स एक्सिस को क्या बोलेंगे? आई कैप। क्या बोलेंगे बेटा? आई कैप। ऐसे ही बताओ यूनिट वेक्टर along माइनस एक्स एक्सिस क्या होगा? माइनस आई कैप। सही बेटा? तो एक्स एक्सिस को आई कैप से उन्होंने यूनिट वेक्टर दिखाया। ऐसे ही बेटा यूनिट वेक्टर, सही है, along वाई एक्सिस क्या हुआ? जे कैप। सही है? क्या हुआ? जे कैप। क्लियर बेटा? ऐसे ही माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस जे कैप। ऐसे ही यूनिट वेक्टर along क्या बेटा? जेड एक्सिस जो आएगा वो क्या आएगा? के कैप। मतलब यहां पर हमने क्या किया कि एक्स वाई जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर बना लिया आई कैप जे कैप के कैप। सही है? आई कैप जे कैप के कैप। वैसे ही अगर ईस्ट है तो कोई ईस्ट में जा रहा है तो उसको हम बोल सकते हैं आई कैप, नॉर्थ को जे कैप, वेस्ट को माइनस आई कैप, और साउथ को माइनस जे कैप। तो दिस इज द स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई जेड,
ठीक है। तो यहां से एक और चीज हमें क्या समझ आई बेटा, प्लीज ध्यान से सुनिएगा कि आई कैप इक्वल टू जे कैप इक्वल टू के कैप नहीं लिख सकते। क्या लिखेंगे बेटा, इसका मैग्नीट्यूड। क्या लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर समझ आया। अगर कोई पार्टिकल इधर जा रहा है तो उसका डायरेक्शन आई कैप होगा, इधर जा रहा है तो क्या होगा बेटा, जे कैप होगा। क्लियर है क्या? तो ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया, ठीक है। अब सुनिए, तो किसी भी वेक्टर को हम 3D में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी ये वेक्टर ऐसे आएगा, उसका आई कैप वाला कंपोनेंट प्लस उसका जे कैप वाला कंपोनेंट और उसका के कैप वाला कंपोनेंट। सही है बेटा। तो अगर कोई वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है ना, तो यहां पर क्या बता रहा है कि एक्स के अलॉन्ग, आई के अलॉन्ग कितना है एक्स, ठीक है ना, वाई का अलॉन्ग कितना है ए वाई, ठीक है। ये सारी चीजें बता रहा है। मतलब ऐसे समझिए कि कोई वेक्टर अगर ऐसा है ए इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, इसका मतलब इस वेक्टर के दो कंपोनेंट है, एक 2 इधर है और एक 3 इधर है। तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्स की तरफ 2 है और वाई की तरफ कितना है बेटा 3। तो इनका रिजल्ट जो आएगा इधर आएगा, उसको हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड। क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड। तो अगर ऐसा कोई वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है ना, और इसका अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो सिंपल फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट वाला। आप क्या करो, रूट लो, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो दिस इज द मेथड टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा वेक्टर मिलेगा, जैसे ये ए वेक्टर है, तो इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा बेटा, आपको सीधे सीधे रूट अंडर एक्स का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर और ये वाई का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर, अगर ये करेंगे तो 4 प्लस क्या आएगा बच्चों 9, मतलब रूट 13। बात समझ में आई क्या? तो अगर आपको कोई बोले किसी का भी मैग्नीट्यूड निकालो, लेट अस अज्यूम कि वी वेक्टर इक्वल टू क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक। तो इसका कोई मैग्नीट्यूड पूछे बेटा तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, बोलिए बोलिए बोलिए, मैग्नीट्यूड निकालने आ जाएगा बेटा, बोलिए, ठीक है ना, आई कैप जे कैप प्लस के कैप। तो इसका आ जाएगा 1 का स्क्वायर, इसका भी 1 का स्क्वायर, इसका भी 1 का स्क्वायर। खाली कोफिशिएंट नहीं दिया तो 1 1 है ना, मतलब क्या आ गया बच्चों, रूट 3। सही है, क्या आ गया, रूट 3। तो हमें अभी मैग्नीट्यूड निकालने आ गया। कोई भी आपसे पूछे, कोई बोले, ठीक है ना बेटा, समझते जाइए कि फोर्स इक्वल टू, ठीक है ना, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड बताइए, तो क्या ही करना है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो क्या आ गया रूट 25, मतलब कितना आ गया बेटा 5 न्यूटन। तो हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, ठीक है ना। कोई बोला कि एक पार्टिकल है जिसकी मान लो कि वेलोसिटी, एक पार्टिकल की वेलोसिटी ये है 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो इसकी स्पीड बताओ, क्या बताओ बेटा, स्पीड। तो हमें बचपन से पता तो नहीं है लेकिन तुम्हें पता हो जाएगा, स्पीड इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो जब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो बच्चे गलती मत करना, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहां से बेटा कितना आ गया, 9 प्लस 4 प्लस 9, तो आंसर इज रूट 22, ठीक है, रूट 22। यूनिट वेक्टर पे भी वापस आने वाले हैं, मैग्नीट्यूड निकालने आ गया बेटा, ठीक। अब मेरा बात ध्यान से सुनिए, तो बेटा किसी भी वेक्टर को हम लिख सकते हैं उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू उसका यूनिट वेक्टर, उसका यूनिट वेक्टर। मतलब यहां से हमें क्या समझ में आ गया कि किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो उसका मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। क्योंकि अभी हमने सीखा कि यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या होता है बेटा, आपका बताइए, यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, अभी हमने पढ़ा क्या होता है, ए वेक्टर बाई ए। तो ए वेक्टर को हमेशा लिख सकते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। रुक जाओ सवाल पे आएंगे, ठीक है। ये हम लोग लिख सकते हैं किसी भी तरीके से, ठीक है। मतलब यहां से एक और चीज हमें समझ आ गया कि क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि वेलोसिटी इक्वल टू स्पीड इनटू उसका डायरेक्शन, और डायरेक्शन हमेशा कौन देगा हमें, यूनिट वेक्टर। कौन देगा बच्चा, यूनिट वेक्टर। समझ आया क्या थोड़ा बहुत,
समझ आया क्या थोड़ा बहुत? तो हमें यूनिट वेक्टर डायरेक्शन देता है, ठीक है। अब सवाल कैसे बनेगा, अब मेरा बात ध्यान से सुनना, ठीक, ध्यान से मेरा बात सुनना, ठीक है ना। आपको बताना है कि वेक्टर यूनिट वेक्टर है कि नहीं है। तो यूनिट वेक्टर का मतलब, अगर मैं बोलूं, कोई बोले कि वेक्टर ए इक्वल टू 1/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप, सही है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? इसका मैग्नीट्यूड जब हम निकाले तो ये आ गया 1/4 प्लस 1/4 का रूट, 1/4 प्लस 1/4 1/2, 1/2 मतलब 1/√2। मतलब ये यूनिट वेक्टर नहीं है। यूनिट वेक्टर होने के लिए आपको क्या होना चाहिए बेटा, कि उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, मतलब ये यूनिट वेक्टर नहीं है, तो इट इज नॉट यूनिट वेक्टर, इट इज नॉट ए यूनिट वेक्टर, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 आया ही नहीं, सही है। अगर मैं ये लिखा होता कि वेक्टर सी इक्वल टू 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप, सोच के बताओ, जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकाले बेटा तो रूट करेंगे, तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1/2, कितना 1/2 1/2 1, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 आया, मतलब दिस इज द यूनिट वेक्टर। तो आपसे पूछा जा सकता है 4 ऑप्शन देके कि बताइए कौन सा यूनिट वेक्टर है कि नहीं है। चलिए, आपको अगर ऐसा मैं बोलूं कि एक वेक्टर ए इक्वल टू साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस कॉस ओमेगा टी जे कैप, यूनिट वेक्टर है कि नहीं है? ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं है? तो अगर यूनिट वेक्टर चेक करना है तो हम इसका क्या निकालेंगे बेटा, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बेटा 1, तो ये 1 आ गया। मतलब ये जो है ये कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। तो हम यूनिट वेक्टर है कि नहीं ये चेक कर सकते हैं। यूनिट वेक्टर है कि नहीं ये चेक करने का तरीका क्या है, कि उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। तो पहला टाइप का सवाल, ठीक, चेक, ये सवाल कैसा हो गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, वेदर, ठीक है ना, ऐसे चेक, ठीक है ना, चेक गिवन वेक्टर, चेक गिवन वेक्टर, ठीक है, चेक गिवन वेक्टर, आ जा भाई कहाँ जा रहा है, चेक गिवन वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर और नॉट, ठीक है, समझ आ गया। तो ये ऐसे दिया रहेगा तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल के देखेंगे और क्या करेंगे बेटा, अगर 1 आया तो यूनिट वेक्टर, अगर 1 नहीं आया तो यूनिट वेक्टर नहीं है। आई होप आपको हमने ये समझाया, ठीक है। एक और चीज समझते हैं, ठीक है, एक और चीज समझते हैं, सिंपल सा, सुनिएगा मेरा बात ध्यान से, ठीक, कि इन्होंने बोल दिया क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा टाइप, कि इफ, ठीक है ना बेटा, 0.2 आई कैप प्लस 0.3 जे कैप प्लस 1 के कैप, इफ इतना इज ए यूनिट वेक्टर। अब ये बोल रहे हैं कि यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना, इतना इज ए यूनिट वेक्टर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या बच्चों, ए की वैल्यू बताइए, ठीक है। अब ये साफ साफ बोल रहे हैं कि यूनिट वेक्टर है, तो अगर ये यूनिट वेक्टर है तो हमें पता है कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है क्या होता है 1। तो इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकाले तो क्या आएगा, 0.2 का होल स्क्वायर प्लस 0.3 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए बेटा, 1 आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, ठीक। तो ये इसको हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर क्या आएगा बेटा 0.04, इसका स्क्वायर क्या आएगा 0.03, सही है, प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 1। तो यहां से आप देखोगे तो ए स्क्वायर 1 माइनस 0.07, मतलब ये आ गया 0.93 ए स्क्वायर, सही है, मतलब ए की वैल्यू आ गई रूट अंडर 93.93। तो दिस इज द आंसर ऑफ ए। अगर वो बोल ही दिए कि यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा,
आपको इससे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। क्लियर क्या बच्चों? नेक्स्ट, अब ये तीसरा टाइप का सवाल, पहला क्या कि वो दे के पूछेंगे कि यूनिट वेक्टर है कि नहीं है, ठीक है। दूसरा ये कि यूनिट वेक्टर तो इसकी वैल्यू बताइए, ठीक है। तीसरा, इस पे आते हैं, ठीक है ना। तीसरा टाइप का सवाल होता है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक है ना। इसका यूनिट वेक्टर बताओ। तो अपने पास यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? अपने पास गिवन वेक्टर है, कितना मान लेंगे कि गिवन वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। गिवन वेक्टर कितना है बेटा? आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। तो यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका सिंपल है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा? यूनिट वेक्टर क्या होता है जल्दी बताइए। अरे रुक जाओ, यूनिट वेक्टर होता है ए कैप, मतलब गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर। समझते जाइए, ठीक है। तो गिवन वेक्टर कितना है? आपका गिवन वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, और इसका जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, इसका 4। तो ये क्या हो गया बेटा? रूट 6। तो आंसर इज लाइक आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप बाई रूट 6। कभी कभी आपको आंसर ऐसे फॉर्म में ना लिखा होगा, ठीक है। आपको कभी कभी आंसर ऐसे लिख देगा कि 1 बाई रूट 6 आई कैप प्लस 1 बाई रूट 6 जे कैप प्लस 2 बाई रूट 6 के कैप। देखो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1 आएगा। क्लियर है क्या बेटा? तो ये आपका क्या हो गया? यूनिट वेक्टर। क्लियर है क्या? अब देखिए कुछ सवाल यहां पर बोला है कि द वेक्टर ए इक्वल टू 2/3 आई कैप प्लस 2/3 जे कैप प्लस सी के कैप इज ए यूनिट वेक्टर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? बेटा आप बताओ, 1 मिनट में आप आंसर दे सकते हो कि नहीं? आराम से आंसर दोगे, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। क्या करेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, मतलब 2/3 का स्क्वायर 4/9 प्लस 4/9 प्लस सी स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड आया। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1। दोनों तरफ स्क्वायर करो तो ये आ गया 8/9 प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? -8/9, मतलब क्या आ गई बेटा? 1/9। मतलब यहाँ से सी की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1/3। सिर्फ 1/3 नहीं, प्लस माइनस 1/3। तो आंसर क्या हो गया बेटा? थर्ड। ठीक, तो बच्चा बोलेगा सर यहाँ क्यों नहीं लिए प्लस माइनस? क्योंकि हम रूट में बता रहे हैं ना बेटा, ठीक है। स्क्वायर रूट थोड़े किए थे। डन। ये देखो यहां पर एक सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, प्लीज समझिएगा कि एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है बेटा। एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि ए वेक्टर बी वेक्टर है, देन वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज बी एंड पैरेलल टू ए। पैरेलल टू ए मतलब डायरेक्शन ऑफ ए, मतलब एक तीसरा वेक्टर है, लेट अस अज्यूम कि सी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ए के बराबर है और डायरेक्शन ऑफ बी है। मतलब कितना लोग को समझ में आया कि ए का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ बी क्या बताएगा? बी का यूनिट वेक्टर, तो सी वेक्टर नहीं होगा। तो हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 3 और 4 है, तो ए का मैग्नीट्यूड कितना आ गया बेटा? 5। और बी का यूनिट वेक्टर गिवन 7 आई कैप प्लस 24 जे कैप डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 है कि नहीं बेटा? और 24 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 24 का स्क्वायर आपको तो याद भी होगा ऐसे, 24 ये क्या आ गया बेटा? 96। अरे सही है ना। और ये आ गया 48। तो आपका 6 और इधर से 7, 576 ये आ गया। सही है। अब 576 प्लस 49 कितना होता है? 645, सॉरी 625। तो यहां से आ गया 5 इंटू 7 आई कैप प्लस 24 जे कैप डिवाइडेड बाई रूट अंडर 625। 625 बाहर आके क्या बन जाएगा बेटा? 5। तो यहां से हमारा जो आंसर आया, थोड़ा हमें तो गड़बड़ लग रहा है, ऑप्शन तो दिख नहीं रहा, बट देखते हैं, ठीक है बेटा। तो 5 बाई ये 25 क्या बच गया? 7 आई कैप प्लस 24 जे कैप, मतलब यहां से ये क्या हो गया बेटा? 5 हो गया, ठीक है ना। देन वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज बी। अच्छा, सेम मैग्नीट्यूड एज बी और डायरेक्शन क्या है बेटा? ए। हो ये उल्टा हम कर दिए। क्या कर दिए बच्चों?
उल्टा कर दिया, प्लीज 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 प्लीज। देखो वही मुझे लगा कि ऑप्शन क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसी गलती कभी कभी होती है, सॉरी, ठीक है, बट ठीक है। बट ठीक क्या है कि हमें समझ आएगी गलती क्या होगा जल्दी। तो यहां पर सी वेक्टर क्या होगा बेटा, सी वेक्टर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड डायरेक्शन ऑफ ए, मतलब ए का यूनिट वेक्टर। तो अभी अभी मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना निकाले बेटा हम लोग 25, और ए का यूनिट वेक्टर छी छी छी, तो आसान हो गया 4j, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा बेटा 5, 5 से 5 गया तो आंसर आ गया 15i कैप प्लस 20j कैप। बहुत ही प्यारा सवाल, सही है क्या? देखो कितना सही सवाल है कि तीसरा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड बी के बराबर और डायरेक्शन ए के बराबर, ठीक है। नाउ एक और सवाल देखते हैं। इसमें पूछा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए ट्रू फॉर कंकरेंट वेक्टर, ठीक है ना। तो दे कैन लाई इन द डिफरेंट प्लेन्स, मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। नॉट ट्रू बोला है, दे कैन लाई इन ए डिफरेंट प्लेन्स, ठीक है ना बेटा। तो सही है, कर सकते हैं, ठीक है ना। देयर लाइंस ऑफ एक्शन पासेस थ्रू द कॉमन पॉइंट, ठीक है, तो ये भी सही है। दे कैन बी रिजॉल्व यूजिंग वेक्टर एडिशन, ये भी सही है। दे मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, गलत। वो कैसे भी होंगे, हमने लिखवाया है, वो कैसे भी, बस एक पॉइंट पे लग रहे हैं वो कंकरेंट है। क्लियर क्या बेटा, सही है। और देखो टाइप्स ऑफ वेक्टर खत्म हो गया, ठीक है। चलिए, तो आपका आज का बेटा जितना भी लेक्चर था, हमने जो भी पढ़ाना था वो आपको सिखाया, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर आपको सिखाया, ठीक है बेटा। इसके अलावा, ठीक है ना, कुछ और टाइप्स देखते हैं, ठीक है ना, जैसे पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना, ये भी खत्म ही कर लेते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या है, ए वेक्टर दैट रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द पॉइंट, ठीक है। तो अगर मान लो कि कोई ऐसे एक्स एक्सिस है, प्लीज समझिएगा ये काम आने वाला है, और ये वाई एक्सिस है और जेड भी है, और किसी का पोजीशन ऐसा है एक्स कोमा वाई कोमा जेड, एक्स कोमा वाई कोमा जेड। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो उसकी दूरी होगी, इसी को हम किससे डिनोट करते हैं, पोजीशन वेक्टर। इसको डिनोट कैसे करते हैं बेटा, आर, ठीक। और इस पोजीशन वेक्टर की वैल्यू होगी सिंपल सा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एक्स चला है, वाई में वाई चला है, जेड में जेड चला है, ठीक है। तो ये उसका पोजीशन वेक्टर हो गया। छोटा सा अगर एग्जांपल लूं, ठीक है ना, आपको समझाने के लिए, कि अगर ये एक्स है और ये वाई है और ये पॉइंट ए है और इसका कोऑर्डिनेट 2,3,-1 है, और एक बी है 2 बी है, ठीक है ना, इसका कोऑर्डिनेट 4,3,-2 है। तो बताइए ए और बी का पोजीशन वेक्टर, ठीक है बेटा। तो यहां से हमें समझ में आता है कि ए का जो पोजीशन वेक्टर होगा क्या होगा, 2i कैप, सही है बेटा, प्लस 3j कैप माइनस के कैप। समझ आया क्या? ऐसे ही बी का ये हो गया ए का पोजीशन वेक्टर, ऐसे ही आप किसका निकाल लोगे बेटा, बी का निकाल लोगे। तो जो बी का पोजीशन वेक्टर आएगा वो क्या आएगा बेटा, 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। तो इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो कोई भी पॉइंट का हम वेक्टर से जो डिनोट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। क्लियर है? एक छोटा सा सवाल, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट 3,2,5 है, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो उसका पोजीशन वेक्टर होगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। कौन सा ऑप्शन आ गया बेटा, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। क्लियर है? तो यह उसका पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एक होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का बात करें, ठीक है, तो एक्चुअल में जब एक पॉइंट, समझिएगा ऐसे, किसी का पहले पोजीशन था r1 वेक्टर, सही है, ए पे था, अब वो चल के कहाँ चला गया बेटा, बी पे, तो r2 वेक्टर। तो चेंज इन पोजीशन जो आएगा, ठीक है ना, ये तुम्हारा ये वेक्टर है, तो जो चेंज इन पोजीशन आएगा, ठीक है ना बेटा, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आर डी से बोल सकते हैं, ठीक, या सिंपल आर से। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया आपका r2 माइनस r1 वेक्टर। क्या हो गया बेटा, r2 माइनस r1 वेक्टर। क्लियर है क्या? अगर r1 वेक्टर हमें पता होता है, ठीक है ना, लेट अस अज्यूम कि r1 वेक्टर क्या था, r1 वेक्टर अगर हमें पता होता कि x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस z1k कैप, सही है बेटा, z1k कैप, मतलब पहले वो कहाँ था, x1 y1 z1 पे, बाद में कहा x2 y2 z2 पे, ठीक है ना। तो दूसरा बार पोजीशन वेक्टर क्या हो गया उसका, x2i कैप प्लस y2j कैप प्लस z2k कैप। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा, ठीक है ना, जो r वेक्टर आएगा r2 माइनस r1, मतलब x2 माइनस x1 का i कैप प्लस y2 माइनस y1 का j कैप प्लस z2 माइनस z1 का k कैप।
सही है बेटा। तो ये आ गया आपका, प्लीज ये देखिए, ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सही है। और इसका मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट देता है। इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। और ये जो बराबर आएगा किसके बराबर आएगा बेटा, आपका डिस्प्लेसमेंट के बराबर आएगा। तो कोई पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जा रहा है तो हम उसका पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं, और उसके डिफरेंस से हम क्या लिख सकते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी लिख सकते हैं। क्लियर है क्या? चलिए एक सवाल देखते हैं। यहां पर क्या बोला हुआ है, ध्यान से सुनिएगा कि पार्टिकल मूव्स फ्रॉम P टू Q, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? तो हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा बेटा, x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 2 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 3 जे कैप प्लस 5 माइनस 5 के कैप। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो आया बच्चों वो क्या आ गया, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप। तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर से हम क्या निकाल लिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो आपका आंसर क्या आ गया बेटा, थर्ड। क्लियर है क्या? तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमने बहुत सारी चीजें क्या किया बेटा, कैलकुलेट किया, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें पढ़ा, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ा, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर पढ़ा। तो आज के पूरा लेक्चर में हमने करीब करीब सारा बेसिक चीज बताया। यूनिट वेक्टर के बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। क्लियर क्या बेटा? तो सारे चीजों के बारे में हमने पढ़ा है डिटेल में, ठीक है। इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम लोग शुरू करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। अभी हमें यूनिट वेक्टर समझ आता है, पैरेलल वेक्टर समझ में आता है, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझ में आता है, पोजीशन वेक्टर समझ में आता है। तो हमने बस आज आपको प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एंड टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में बताया है। नेक्स्ट लेक्चर से हमारा शुरू होगा कि हाउ टू ऐड वेक्टर, हाउ टू सब्ट्रैक्ट वेक्टर एंड मल्टीप्लीकेशन। क्लियर क्या बेटा? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, टेक केयर।